दैट डज नॉट मीन कि, समझ रहे हैं ना, आने का क्लास अवॉइड करता है ऐसा बताने का, बट फिर ऐसा कोई ना कोई पूछता हो क्या बिंदी आ रहा है उसके ऊपर, क्या करता है वो, ठीक है। चलो, यू हैव रिकॉर्डेड बैकअप्स, नाउ विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। एफआर चालू करते हैं लाइफ में। सो ऐसा सब लोग का नोटबुक बीच में से कैसे चालू हो रहा है? कुछ तो भाव दो मेरे को, थोड़ा ऐसा नया नोटबुक लेके आने का सुबह सुबह। क्या तो आपका ये क्या है, नया है सर? रजिस्टर सीधा, ठीक है। मतलब लिखो फिर, ऐसा तुम लोग कुछ करते हो तो सब्जेक्ट हेडिंग वगैरह। वी आर डूइंग पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बचे हुए में क्या लिखा हुआ है? क्या बचे हुए में क्या लिखा हुआ है? एथिक्स। अच्छा हाँ, वही, मतलब अपने को किधर से है सब, मतलब एथिक्स है अपने को, सिलेबस में किधर है वैसा? पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 100 मार्क्स। ओके, दिस सब्जेक्ट, ऐसा थोड़ा इसके बारे में आप लोग ने क्या सुना है? यू हैव एनी अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज कंटेंट्स, हाउ इट इज लेंथी, क्या है, क्या पता है आप लोग को एफआर के बारे में? इंडेस है इसमें, यस, मेजरली क्या इंडेस ही है इसमें। इफ यू रिमेंबर, आपका इंटर में एएस यूज टू बी अराउंड 20 to 25% ऑफ द मार्क्स। पहले का 20 मार्क आता था, कभी पीछे एक हाथ दो और क्वेश्चन पूछते थे वो लोग। 20% ऑफ सिलेबस इन इंटर, 100% ऑफ सिलेबस इन फाइनल। आपको याद है एएस थियोरेटिकल था, तो ऑब्वियसली आपको समझेगा कि ये सब्जेक्ट ही थियोरेटिकल बन गया, बिकॉज एक तरीके से सिर्फ एएस ही है इसमें, ठीक है। व्हाट एल्स डू यू नो? तो कंटेंट्स हो गया, मेजरली बराबर है, इंडेस ही पढ़ेंगे अपन इसमें। और क्या? यस, इट इज एक्सेप्शनली लेंथी। इट इज, इन माई ओपिनियन, आप लोग एक और ओपिनियन सुना रहेगा, वो भी मैं आपको बताएगा। इट इज द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट इन द सिलेबस। यू माइट हैव हर्ड दिस अबाउट डायरेक्ट टैक्स एज वेल, बट आप लोग को दोनों करते करते समझेगा, प्रोबेबली दोनों आपको मैं ही कराएगा, दैट दिस इज द मच मोर नहीं, बट स्लाइटली मोर लेंथियर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फाइनल सीए। फाइनल सीए डिफिकल्ट क्यों है? समझ में सब आता है, एक साथ नहीं आता है, बराबर है। दैट इज एक्चुअली द पार्ट वेयर फाइनल सीए गेट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। इट इज टू वास्ट। एक सीए को जो पता रहता है वो टेक्निकल रहता है, अग्री डिफिकल्टी रहता है, बट आप लोग जो इंटर और आर्टिकलशिप और फाउंडेशन का घिस के आ रहे हो ना, अब आपको आई टेल यू, आप लोग को डिफिकल्टी समझने का तकलीफ चला गया है। यू हैव बिकम अकस्टम्ड टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट थिंग्स, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। इट इज जस्ट अबाउट, एक सीए को कुछ ज्यादा ही पता होता है। यू विल रियलाइज दैट व्हेन वी कवर द सीए फाइनल सिलेबस, ठीक है। तो एफआर इज एक्सेप्शनली वास्ट, बहुत ही ज्यादा है इसके अंदर, बट इफ यू नो दिस सब्जेक्ट, आपको इंडेस आ जाएगा ऑब्वियसली, ये सब्जेक्ट आता है तो, एंड आपको आईएफआरएस करके एक चीज भी ऑटोमेटिकली नियर अबाउट आ जाएगा। आईएफआरएस क्या होता है अगर आप लोग ने सुना है तो? फुल फॉर्म के अलावा क्या पता है क्या होता है आईएफआरएस? एनी आइडिया? यस, दे आर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं, मतलब दुनिया का जितना भी आप बैलेंस शीट उठा के देखोगे वो आईएफआरएस फॉलो करके बनाया रहेगा, उनके कंट्री का एएस ऐसा सब नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आईएफआरएस आज के टाइम पे। ये जब से इंट्रोड्यूस हुआ है इंडेस, आईएफआरएस वगैरह, दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो ऐसा आपको अभी कोई भी बेचारा सीए बन के कोई भी जॉब इंटरव्यू देने जाता है, इट्स अ रिक्वायरमेंट। इंडेस कितना अच्छे से आता है, सो इट बिकम्स ऐसा क्या बोलते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज माई सब्जेक्ट, बट आपको ये नॉलेज आजकल, दिस नॉलेज एंड डायरेक्ट टैक्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्स करके। ये जो दो नॉलेजेस का मैं नाम ले रहा है, ये आपको क्रीम लेवल का काम दिलवाता है इफ यू नो दीज थिंग्स वेल, ठीक है। सो इन दैट वे करियर ओरिएंटेड या वट एवर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। एंड फाइनली जो भी अपन बड़ा चौड़ा इंडेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम ले रहे हैं, फाइनली दिस इज अकाउंट्स रिमेन्स वन ऑफ योर कोर सब्जेक्ट्स एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। आपके वो नाम का सेकेंड वर्ड में भी आ जाता है थोड़ा, ओके। हाउएवर ये बुरा नेगेटिव चीज अबाउट दिस सब्जेक्ट बीइंग सेड, लेंथी वगैरह है, डिफिकल्ट है, टेक्निकल है बहुत, बट दिस इज द सब्जेक्ट जो आपका, मतलब लिख के लो ऐसा, आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरी ऐसा थिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं आपको डे 1 पे, ये सब्जेक्ट आपका ग्रुप 1 डेफिनेटली एंड प्रोबेबली फाइनल सीए क्लियर करवाने वाला सब्जेक्ट है। दिस इज वेर यू स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स। मतलब टेक्निकल है बट इसका पेपर चैलेंजिंग नहीं आता है, मतलब जो आप बुक में पढ़ते हो वैसा ही पेपर में आता है। दिस इज वन ऑफ दोज वेरी नाइस सब्जेक्ट्स, ठीक है। बिकॉज आईसीएआई ने अपना सिलेबस ही इतना डिफिकल्ट बनाया है कि फिर वो लोग एग्जाम में अलग मेहनत नहीं करते थे, जस्ट आस्क यू दैट डिफिकल्ट सिलेबस एज इट इज। तो अपन डिफिकल्ट सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट कर ही लेंगे क्लास में,
इफ यू आर डन विद द मॉड्यूल आपका एग्जाम, मतलब दिस इज अ पेपर जहाँ पे मैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एग्जामेशन आने वाला है। दिस कवर्स अप फॉर अनदर, लेट अस से अभी ग्रुप 1 में ऑडिट वगैरह है विच इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू स्कोर। इट इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट जहाँ पे आप बहुत अच्छे हो तो भी स्कोर करना मुश्किल होता है, अनफॉर्चुनेट सब्जेक्ट है वैसा। तो उधर अगर कम मार्क्स मिल रहे हैं, दिस इज अ सब्जेक्ट जो हेविली कवर अप करता है आपके लिए, उस हिसाब से भी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड यू ऑल माइट नो कि एक पहला पेपर जो आपका होता है वो बाय नेचर थोड़ा एक अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इट दिस विल सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है। हर सब्जेक्ट पे ध्यान दो, बट रियलाइज कि ये जेन्युइनली एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। ओके, माई अप्रोच टू टीच दिस सब्जेक्ट, एंड हम आगे जाके जब डीटी करेंगे वो भी, इज दैट अपन एक, आप लोग ने वो मस्त वीडियो देखा रहेगा एक पर्टिकुलर बंदे का कि आपका 12th का एग्जाम सीए से ज़्यादा इजी रहता है, डिफिकल्ट रहता है वाला। ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने, दैट सीए एग्जाम्स आर सिंपलर देन 12th एग्जाम्स। हाँ, सो मतलब बहुत रिडिक्यूल्ड वीडियो है बेचारे का, ऐसा एकदम उसको सब लोग हा ही हु किया था उसके साथ। बट सी, मैं ऐसा थोड़ा ना, आई लाइक टू लुक एट थिंग्स विदाउट इमोशन, थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखने का। वो बंदे ने बोला ऐसा सब लोग हंस के हो गया, मजाक उड़ा के हो गया। वीडियो भी बहुत फनी है, बेचारा बहुत नर्वस था उस वीडियो में वो। बट वो वीडियो में दो चीज़ हुआ, पहला वॉट एवर ही ब्लैबर्ड मिला तो AIR1 उसको, दूसरा इन दैट वीडियो ही हैड डिक्लेयर्ड कि ऐसा मेरा भाई को भी मिलेगा AIR1, इन एक साल बाद उसका भाई भी AIR1 लाया। दैट गॉट मी थिंकिंग कि ठीक है, वॉट एवर द रेस्ट ऑफ दैट पर्सन इज, they know something about how to pass this exam very well. And what I sort of picked up and what has also been my own, मैं जब खुद पढ़ाई करता था मेरा भी ये एनालिसिस रहा है, that if you want to clear this exam you need to stick to the ICAI module. कुछ बाहर का एक रेफरेंस बुक का जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज ICAI ने बहुत पेन्सटेकिंगली उनका खुद का बुक्स बनाया है। ये मेहनत करने के बाद खाली एग्जाम का पेपर बनाते वक्त सडनली वो लोग बाहर से कुछ उठाने नहीं वाले। They are going to ask from their books, and most of the subjects में वो लोग बुक से इतना पूछते हैं कि क्वेश्चंस भी वही पूछ लेते हैं वो लोग, खाली नाम नंबर चेंज करके। दिस इज समथिंग ICAI does, बिकॉज मतलब उन्होंने इतना मेहनत से, यू हैव टू अंडरस्टैंड द करिकुलम इटसेल्फ इज डिफिकल्ट। उधर से ही पूछने में कुछ पाप नहीं कर रहा है वो, डिफिकल्ट चीजें ही पूछ रहा है आपको, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच, माई अप्रोच इन बोथ ऑफ माई सब्जेक्ट्स, एंड यू विल नोटिस इन जनरल अपने क्लास का अप्रोच दैट एकदम मॉड्यूल से चिपक के चलेंगे अपन। अच्छा, माई पैटर्न ऑफ टीचिंग इज, मैं सब लिखवाता है आपको, सो यू विल हैव एकदम आपका नोट्स जिसमें से आप सब कंसेप्ट पढ़ोगे आपके। हर एक क्वेश्चन आंसर अपन लिख के सॉल्व करेंगे, कुछ वो ऐसा मेरे को बहुत ज़्यादा रीड करके समझ लो वाला पसंद नहीं है, बिकॉज सी वी हैव टू डू व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू इन द एग्जाम। एग्जाम में रीड करके समझना नहीं है, लिखना है अपने को, तो यहाँ पे भी सब लिखेंगे अपन, ठीक है। सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइटिंग विथ मी, वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बट आपको एग्जाम के लिए बहुत तैयार करेगा वो। वील राइट एवरीथिंग, मतलब आप समझो कि मैं आपका जो वो मॉड्यूल है ना, आई थिंक FR के कितने सारे मॉड्यूल्स है आपके पास, 5 या 6 मॉड्यूल्स एकदम। अच्छा, आप लोग ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया, वॉट एवर, इट्स अ गुड सेट ऑफ 5-6 मोटा मोटा बुक्स। मैं वो बुक्स आपको लिटरली पूरा नोटबुक में उतारवाने वाला है इन अ वेरी सिंपल रीडेबल फॉर्म, बस दैट इज गोइंग टू बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन। आई विल बी, क्या बोलते हैं, बी मॉडेस्ट एंड सेड कि मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा है, मैं मॉड्यूल उतार के दे रहा है आपको बुक्स में, दैट इज माई जॉब। मेरे को कुछ वो बाहर का ये मैं करवा तो कुछ नेसेसरी नहीं है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मॉड्यूल, दैट आई विल मेक यू डू। एंड मॉड्यूल का हर इलस्ट्रेशन, हर वो पीछे वाला क्वेश्चन अपन क्लास के अंदर करेंगे। मॉड्यूल के अलावा कहाँ से क्वेश्चंस करेंगे, अगेन नो एक्सटर्नल बुक्स रिक्वायर्ड, अपन ICAI पे ही चिपकेंगे। तो वी विल सॉल्व एवरी पास्ट पेपर क्वेश्चन, एवरी RTP सुनने सा इंटर हुआ ना आपका, RTP करेंगे पूरा अपन, मॉक टेस्ट पेपर्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो ICAI को अपन हॉलिस्टिकली कवर करेंगे, एंड दैट आई बिलीव इज मोर देन सफिशिएंट प्रिपरेशन टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच। फिर अपन चालू करते हैं। द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर is introduction to Ind AS, तो you can give this sort of a chapter heading name। यहाँ पे चैप्टर नंबर्स ऐसा एकदम नहीं होता है, खाली चैप्टर का नाम इनफ है। दैट इज बिकॉज आपका स्टैंडर्ड का नंबर विल एक्ट एज योर चैप्टर का नंबर, इसमें कुछ ऐसा बाकी चैप्टर 1 2 3 4 नहीं है, इट इज Ind AS 2 Ind AS 3 वैसा करते जाएंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू Ind AS, चालू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू Ind AS। ओके, इंट्रोडक्शन टू Ind AS में फर्स्ट थिंग दैट आई विल कवर फॉर यू इज इंट्रोडक्शन। क्या होता है, थोड़ा मतलब बैकग्राउंड लेते हैं अपन लोग आप लोगों के हिसाब से।
आप लोग ने इंटर में क्या पढ़ा है? अगर हम फाइनल में इंड एस पढ़ रहे हैं तो अपने सामने इंटर में क्या पढ़ा है? ए एस पढ़ा हुआ है। मेरे को बताओ ना, एस क्यों ज़रूरी था? व्हाट रेलेवेंस डिड इट हैव और यूजफुलनेस वॉट एवर? एक स्टैंडर्ड होना चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए। क्यों? कंपैरिजन कंपैरिजन के लिए। ओके, मतलब अगर मेरे को, अच्छा मुझे कंपैरिजन क्यों करना पड़ेगा? व्हाई वुड आई नीड टू कंपेयर टू कंपनीज? क्योंकि जो रीड करता है उसको दो कंपनी को कंपेयर करने के लिए सेम लाइक स्टैंडर्ड उससे थोड़ा पहले इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को नॉर्मली दो कंपनीज को कंपेयर करना रहता है, ऑल्सो रीड करने के लिए भी करना पड़ेगा। बट येस, एक्चुअली इन बोथ ऑफ आवर आंसर्स एक चीज निकल के बाहर आता है, देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई वी नीड टू प्रोबेबली कंपेयर टू कंपनीज, बराबर। और आप कंपनी को कैसे कंपेयर करोगे? मतलब व्हाट विल यू लुक, व्हाट डेटा विल यू लुक एट व्हेन यू कंपेयर अ कंपनी? हाउ डू यू नो अबाउट अ कंपनी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर। वही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है अपने पास टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी फॉर दैट ईयर। तो अपन कंपनी का इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाते हैं और अपने को कंपनी को कंपेयर करना जरूरी है। ये दो स्टेटमेंट्स अगर मैं साथ में बोलूं तो ये जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंपेरेबल होने चाहिए। बेसिक सा कंक्लूजन, बराबर है। तो आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंटर में था, यू ऑल करेक्टली टेल मी कि उसका पर्पस था कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंश्योर करना। लिमिटेशन, मतलब कंपेयर तो हो रहा है ना सब कंट्री भर के सब कंपनी का फाइनेंशियल, सब लोग ये फॉलो कर रहे हैं, तो क्या लिमिटेशन हो सकता है? इतना तो बढ़िया फायदा है। समथिंग आजकल के सिनेरियो से रिलेटेड है, लाइक ऐसा कुछ है कि ये जो सब एएस के वजह से सब कंपनीज का फाइनेंशियल्स कंपेरेबल है। आई एम सेइंग ये इनफ नहीं हो रहा है मेरे लिए आजकल, देयर इज अ शॉर्ट कमिंग। क्या हो सकता है? ग्लोबल कंपनीज का। वेरी नाइस। मैं एएस फॉलो करके इंडिया का एक कंपनी को इंडिया के दूसरे कंपनी से तो कंपेयर कर लेगा, बट इंडिया के एक कंपनी को लेटेस्ट से कोई यूके के कंपनी से नहीं कंपेयर कर पाएगा। उसका असेट ऊपर दिखेगा, मेरा नीचे दिखेगा, कुछ तालमेल नहीं रहेगा, देयर विल बी नो कंपेरेबिलिटी पॉसिबल। ये अचीव करना जरूरी है क्या आज के टाइम्स में, ये कंपेरेबिलिटी ऑल्सो? क्यों, क्या क्या होएगा, मतलब क्या जरूरत पड़ता है मेरे को? बाहर के लोगों को इन्वेस्ट करना होगा इंडिया में एंड वाइस वर्सा, बराबर। आज इससे ये भी जानने दो, क्या नहीं से नाउअडेज इंडियन कंपनीज आर गेटिंग लिस्टेड अब्रॉड, ऐसा सब भी हो रहा है। तो इन दिस ग्लोबल सिनेरियो देयर इज अ नीड फॉर कंपेरेबिलिटी एट अ ग्लोबल लेवल, मतलब अपने प्लैनेट का हर कंपनी का फाइनेंशियल्स आपस में कंपेरेबल होना चाहिए। अब अपना थोड़ा नीड बढ़ गया है, फॉर दैट अपना ये इंट्रोडक्शन टू इंडेस इनटू पिक्चर आता है। ठीक है, लिखते थोड़ा। देयर इज अ ग्लोबल सिनेरियो ऑफ कोर्स नाउअडेज, companies compete globally and not within their country. So अपना क्या रिक्वायरमेंट है? therefore FS कौन है? Financial statements have to be comparable नॉट ओनली विद इन इंडिया, देख के लिखो बिकॉज मैं रैंडमली ऐसी हरकतें चालू करता हूँ। नॉट ओनली विद इन इंडिया, नॉट ओनली विद इन इंडिया को वैसे इंडिया में कौन इंश्योर कर रहा था? एएस, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो विद इन इंडिया एएस से इंश्योर हो रहा था, बट ग्लोबली therefore for global comparability ये एक रीजन है, मेजरली यही रीजन है। प्लस एक और स्लाइटली रीजन एक और एग्जिस्ट करता है कि हम लोग ने नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाने का क्यों सोचा। क्या हो सकता है ये? मतलब ऐसा इट्स नॉट समथिंग जो आपके दिमाग में डायरेक्टली आएगा, फिर भी तुक्का मारो। और एक रीज़न है ग्लोबल कंपेरेबिलिटी डेफिनेटली, एंड वाई इज देयर अ नीड फॉर सम न्यू स्टैंडर्ड्स। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। आई अग्री कि हर कंट्री के पास सेम स्टैंडर्ड्स नहीं थे इसके पहले, बट सारे कंट्रीज अकाउंटिंग एक ही तरीके से करते थे। मतलब नोबडी इज सेइंग कि डेबिट व्हाट कम्स इन हम नहीं फॉलो करेंगे, सब अकाउंटिंग मेजरली एक प्रिंसिपल पे ही कर रहे हैं। असेट बैलेंस शीट में ही दिखना चाहिए, इनकम पीएनएल में ही दिखना चाहिए। द बेसिक्स वर सेम फॉर ऑल कंट्रीज।
तो कंपेरेबल बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल्स थोड़ा मुश्किल से कंपेरेबल है. सो देयर इज वन मोर रीजन कि इन्होंने सब कुछ स्क्रैप करके बोला नहीं हम लोग पूरा नया ही स्टैंडर्ड्स बनाएंगे ग्लोबली. तो देयर हैज टू बी सम अदर इंडिपेंडेंट रीजन. सिर्फ कंपेरेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा काम लग रहा है ये, पूरा बैठ के नया स्टैंडर्ड्स बनाओ. ऐसा क्या चेंज हो गया पुराने ज़माने से आज के टाइम पे कि दे फेल्ट द नीड फॉर न्यू स्टैंडर्ड्स इटसेल्फ. मतलब नया अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करना चालू किया ये लोग ने. ऑब्वियसली द चेंजेस पुराने ज़माने से अभी में कुछ चेंज हुआ है, टाइम वाला कोई चेंज है. तो इंडियंस भी बाहर जाके कंपनीज फॉर्म करते हैं, बाहर ही registered होते हैं. आई थिंक वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट कंपेरेबिलिटी. ट्रांजैक्शंस और कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं. वेरी नाइस. द ट्रांजैक्शंस दैट यूज्ड टू हैपन से इन द 80s, वैसा ट्रांजैक्शंस अभी नहीं हो रहे. अभी अपन लोग कुछ भी कर रहे हैं. देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो आजकल हो रहे हैं. तुम लोग ने द बिग शॉर्ट करके मूवी देखा है? ओके मैं ऐसे थोड़ा ब्लैंक हो गया. इसके पीछे मेरा एक मस्त 2 मिनट का एग्जांपल था. अच्छा नेवर माइंड. एक्चुअली माय पॉइंट इज, अच्छा आप लोग ने ऐसा सुना है कि आप लोग कुछ शॉर्टिंग करके कर सकते हो, ऐसा कुछ सुना रहेगा. क्या होता है कि यू बेसिकली बेट अगेंस्ट समथिंग. मतलब आपको लगता है कि ये चीज का वैल्यू गिर जाएगा, नॉट बढ़ जाएगा, तो आप बेट करते हो कि ये गिरेगा तो मैं पैसा बनाऊंगा. एट अ वेरी बेसिक लेवल ये होता है शॉर्ट करना किसी चीज को. ठीक है. दिस ट्रांजैक्शन वाज नॉट हैपनिंग ओपनली इन मार्केट्स इन लेट अस से 60s एंड 70s जब आपके पुराने स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे. तो अब ये तुम कर तो रहे हो एंड कंपनीज भी कर रहे हैं सब बैठ के. इसका अकाउंटिंग कैसे करें? देयर आर नो स्टैंडर्ड्स एग्जिस्टिंग जो इतने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग बताता है. तो ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शंस डेवलप होते चले गए, बट उसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप होते नहीं चले गए. सो ग्लोबल कंपेरेबिलिटी प्लस वेरी नाइस कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, ये 2 रीजन से अपने को लगा कि भाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट की एक नया सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स की जरूरत है अपने को. ग्लोबल कंपेरेबिलिटी प्लस कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, ये दोनों से अपने को एक रिक्वायरमेंट आया दैट वी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट. व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू क्रिएट? नॉट इंड एस IFRS, वो नहीं लिखूंगा. वी बेसिकली थॉट दैट वी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एकदम थोड़े टॉप नॉच क्वालिटी का ग्लोबल लेवल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का जरूरत लगा हमको. एंड इस बेसिस पे क्या लगता है आप लोगों को क्या क्रिएट हुआ? Therefore something was created. मैं जगह ब्लैंक छोड़ रहा हूँ. क्या लगता है आपको क्या क्रिएट हुआ? IFRS. इंड एस वगैरह बहुत बाद का स्टोरी है. पहले वी आर स्टार्टिंग विद समथिंग कॉल्ड एज IFRS. Therefore something called as IFRS was created. ठीक है, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. IFRS का फुल फॉर्म बाय द वे क्या होता है? वॉल्यूम बोलो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, दैट इज IFRS फॉर यू. अपना AS जो है और ये IFRS जो है, आपको इन दोनों के बारे में कुछ फर्क वरक नहीं पता है. ठीक है, यू प्रोबेबली राइट नाउ जस्ट नो देयर फुल फॉर्म्स. बट मैं यही स्टेज पे आपको पूछता हूँ, डू यू सी अ चेंज इन समथिंग? कुछ आपको अलग दिख रहा है क्या? जस्ट इतने ही लेवल पे आपको जो फुल फॉर्म ही पता है फिलहाल. एक बेसिक सा फर्क है, मतलब नाम में ना, कंसेप्ट लेवल पे. कहाँ अप्लाई होता है वो लेवल पे नहीं. ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, देवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो आपको एक रिक्वायरमेंट का शिफ्ट समझेगा कि हम लोग अब ये सिखाने मेजरली नहीं ट्राई कर रहे हैं कि अकाउंटिंग कैसे करना है. हमारा फोकस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करना है. वर्ड सुन के क्या वाइब आता है आपको? मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, फर्क क्या है? हाँ मतलब कैसे करना है? हाँ, वी आर नाउ मोर फोकस्ड ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ इट, कि इसको शो कैसे करना है बैलेंस शीट या PNL में, नॉट जर्नल एंट्री कैसे करना है. बराबर, वी आर नाउ मोर फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, विच ऑब्वियसली आपको एक समझेगा भी. हमारा सब्जेक्ट का नाम इंटर में अकाउंटिंग था, यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है. स्लाइट फोकस का शिफ्ट है. ऑब्वियसली आप अकाउंटिंग करोगे तो ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होएगा, बैलेंस शीट तभी बनेगा.
बट यहाँ पे आपका फोकस इधर नहीं इधर है, ठीक है, एक वो कंसेप्चुअल चीज आई थॉट आई टेल यू, ठीक है, ये सब लिखा आप लोगों ने, साथ में लिख रहे हो आप, ठीक है, फेयर इनफ, दैट इज एन इंट्रोडक्शन। अभी क्या क्या लगता है क्या पढ़ना चाहिए? लेटस आई थिंक देर इज अ नीड टू स्टडी IFRS कैसा ओरिजिनेट हुआ ब्रीफ में, बिकॉज ये इंडेस के लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई टेल यू थोड़ा ऐसा पहले से ही कि इंडेस में अपन ने मेजरली कॉपी किया है IFRS को, वी नीड टू अंडरस्टैंड वो कहाँ से आया, ठीक है। सो लेट अस स्टडी IFRS origins। ठीक है, IFRS के बारे में अपने को सिर्फ मेजरली फिलहाल 3 चीज जानने का जरूरत है। अच्छा, आप लोगों को जब ऐसा लगता है, वी हैव अ क्लास टिल 12:30 ना अराउंड, तो जब भी आपको बीच में लगता है विल टेक अ शॉर्ट 15-20 मिनट ब्रेक, पूरा 4.5 घंटा एक साथ नहीं खींचेंगे। आपको जब लगता है बोलना, वो मैं इग्नोर करेगा, ब्रेक इज फॉर द प्रोफेसर, ठीक है। हाँ, तो फिर मेहनत कौन कर रहा है यहाँ पे? IFRS ओरिजिन्स ये बोलो जब लगता है आप लोग को ऐसा बस हो गया, हम और नहीं सुन सकते, ये सब होता है ऐसा, द सिलेबस का नेचर। IFRS ओरिजिन्स, ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे, एक सेंटेंस बोलता हूँ, जस्ट टेल मी इफ यू अग्री और डिसअग्री, कैन आई से, वो आपको बताता था कि ये हो रहा है तो ऐसा ट्रीटमेंट करो, दैट इज व्हाट वाज AS फॉर यू। IFRS के जो स्टैंडर्ड्स है, दे आर प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स, मतलब बड़ा बड़ा वर्ड नहीं, प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स का मतलब सिंपली ये हुआ कि वो आपको एक ब्रॉड गाइडलाइंस देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, दे डोंट पिन पॉइंट एन इवेंट एंड से कि ये हो रहा है तो ये एंट्री करो, दैट इज नॉट देयर नेचर। तो दे आर ब्रॉड प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स जो आपको बताता है कि व्हाट इज द राइट वे टू शो व्हाट इज हैपनिंग, एंड ये लोग बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, आप उसमें से कुछ भी सेलेक्ट करके अपना बैलेंस शीट P&L वैसा बना सकते हो, ठीक है। ये ऐसा करना जरूरी था, फर्स्टली बिकॉज इफ आप ट्रीटमेंट बताते जाओगे ना, तो हर साल 10 नई चीज करेंगे लोग, तो आप हर साल स्टैंडर्ड अपडेट नहीं करते बैठ सकते हो 10 नया जर्नल एंट्री लिखने के लिए उसके अंदर। सो बेटर कॉन्सेप्ट लेवल पे बात कर लो कि ऐसे चीजों का नॉर्मली ऐसा करना होता है, सच दैट अभी जो हो रहा है, पहले जो हो चुका है, और आगे लोग जो इमेजिन करके करे, सब पे ये कंसेप्ट तो अप्लाई कर ही लेगा। सो दे आर प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स, IFRS इज प्रिंसिपल। आप लोग के लाइफ में फिलहाल एक ही प्रिंसिपल है जिससे आप नफरत भी करते होगे, प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स। rather than dictate specific treatment, वैसा नहीं करते अब IFRS। This also brings one more thing into picture, since ये principle based है, आप लोगों को ना ये क्लासरूम के अंदर एक चीज करने को मिलेगा जो आप जनरली लेटस से लॉ वाले सब्जेक्ट या DT वाले सब्जेक्ट में नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, लॉ में लिखा है कि ऐसा किया तो पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हो सकता है कोई कंपनी लॉ के कोई सेक्शन में, यू कैन नॉट आस्क मी व्हाई, अरे लिखा है वो, बराबर है। बट IFRS क्या है, दे आर प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स, दे आर कमिंग फ्रॉम सम कॉन्सेप्ट, सम लॉजिक। अगर IFRS के स्टैंडर्ड में कुछ भी मैंने आपको लिखाया, व्हेन आई एम हैविंग यू राइट इंड AS, मैं आपको एसेंशियली एक तरीके से IFRS ही लिखवा रहा हूँ। तो जब मैं इंड AS में कोई स्टैंडर्ड में बोलता हूँ कि यार ऐसा ना ऐसा अकाउंटिंग होना चाहिए, यू आर डेफिनेटली अलाउड टू आर्ग्यू एकदम बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्यों होना चाहिए, जब तक आपको वो सेटिस्फाई नहीं करते। बिकॉज माई आंसर कैन नॉट बी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द स्टैंडर्ड्स, माई आंसर कैन नॉट बी बिकॉज स्टैंडर्ड में लिखा है। यू आर अलाउड टू आर्ग्यू जब तक आपको समझता नहीं है कि क्यों ऐसा, बिकॉज स्टैंडर्ड में जब बंदा लिख रहा था वो कोई ना कोई क्यों सोच के ही लिख रहा था, ठीक है। विल गेट टू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, आपको जब तक सेटिस्फाई नहीं करता है वो, ठीक है। ओके, सेकेंडली, एवरी मेजर कंट्री नाउअडेज इज अडॉप्टिंग IFRS, ये दूसरा चीज एक बताना चाहूंगा मैं आपको। एवरी मेजर कंट्री, एवरी मेजर नेशन इज अडॉप्टिंग IFRS, एंड दिस इज गुड बिकॉज दैट वाज द पॉइंट कि सब लोग एक जैसा अकाउंट्स बनाए सच दैट कंपेरेबल हो जाए। फॉर दैट हर कंट्री को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा IFRS। सम मेजर इकोनॉमीज जो नहीं कर रहे, आप तुक्का मार के सही बोलोगे, क्या लगता है कौन नहीं कर रहा होगा? रशिया नहीं, रशिया चाइना नहीं कर रहा है, US नहीं कर रहा है। US इज
सो ऑब्वियस वो लोग को ना हर चीज में अपना अलग चलाना ही रहता है, ठीक है। उन लोग का एक यूएस गैप करके है, वो लोग अभी भी फॉलो करते हैं। कांट हेल्प दैट, वो लोग नहीं, हम लोग अपना अलग ही करेंगे वाले मेंटेलिटी का गवर्नमेंट है वो। नॉट कौन सा गवर्नमेंट इलेक्ट होता है, नहीं कंट्री है वैसा वो, ठीक है। तो दे डोंट फॉलो IFRS, सो वन ऑफ द मेजर पीपल हु डू नॉट फॉलो IFRS। एंड थोड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम देता है, बिकॉज आप ऐसे ही नींद से उठ के बोलो कि यार कंपेयर किसके साथ करना है, तो वो कंपनी यूएस का ही निकलेगा। सो सॉर्ट ऑफ डिफीट्स द पॉइंट ऑफ IFRS, बिकॉज यूएस कंप्लाई नहीं कर रहा है। बट एक्चुअली सारे मेजर इकोनॉमीज, यूके ने धड़ाधड़ पूरा कर लिया है कंप्लाई। उसका रीजन आपको आइडिया नहीं रहेगा ना, नहीं। IFRS कौन क्रिएट करता है ऐसा, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड बाय समबडी कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड किसका बोर्ड है, ICAI का इवेंचुअली। हाँ, वैसे ही IFRS भी कोई ना कोई बोर्ड ने बनाया है, वो बोर्ड का नाम रेलेवेंट नहीं है। उसके पीछे जैसे अपने इधर ICAI इवेंचुअली है, वहां पे ना ACCA करके एक बॉडी है, यूके का CA होता है ये। इंग्लैंड में पब्लिक CA करते हैं तो ACCA करता है। दिस इज अ नाइस करियर ऑप्शन फॉर यू गाइस। बाय द वे, CA करने के बाद ACCA में ना 13 पेपर्स होते हैं बस, कोई ऐसा इंटर फाइनल नहीं होता है उनका। 13 पेपर्स, और आप अपना वाला CA कर लो तो उनका 9 पेपर आपको माफ रहता है। तो ACCA इज अ गुड करियर ऑप्शन। तो बेसिकली ACCA वाला पब्लिक ने IFRS ड्राफ्ट किया है। ऑब्वियसली पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट फॉलोज IFRS, उनका ही निकाला हुआ है सॉर्ट ऑफ। ओके, थर्ड एंड लास्ट थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे AS में आपको याद है 1 to 28 ऐसा था जो भी नंबरिंग, IFRS कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनका एक्चुअली थोड़ा सीन है। पहले ना इनके 2 बोर्ड्स ने मिलके IFRS बनाया अनफॉर्चुनेटली। मतलब एक पुराना बोर्ड था, वो स्क्रैप हो गया अराउंड 2000, और एक नया बोर्ड आ गया जो उसको रिप्लेस किया। तो जो पुराने बोर्ड ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए उसको अपन IAS बोलते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IAS 1 to 41 तक एग्जिस्ट करता है। उन्होंने 41 स्टैंडर्ड्स बनाए थे। एंड जो नए बोर्ड आए उन्होंने IFRS बनाया, मतलब टू मार्क द फैक्ट कि हम अलग चालू काम किया हम लोगों ने। उन्होंने IFRS करके स्टैंडर्ड का नाम लिखना चालू किया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स रादर देन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये पब्लिक ने आके IFRS 1 to 17 बनाया है। IFRS 1 to 17 डज नॉट रिप्लेस IAS 1 to 41, वो इन एडिशन है, ठीक है। तो अपना बेसिकली ये दोनों मिला के IFRS होता है, ठीक है। ये हो गया IFRS ओरिजिन्स के बारे में। लॉजिकली अब अपन क्या पढ़ेंगे, चलो IFRS का थोड़ा ज्ञान ले लिया, ऐसा सब कुछ हुआ है, तो अब अपन क्या करेंगे, व्हाट डू यू थिंक लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप इन डेज। तो बेसिकली द वे टू से इट इज, हमारे कंट्री ने क्या किया इस बारे में। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इतना सारा रैंडम ज्ञान एक्चुअली आपके मॉड्यूल में है, पूरा हिस्ट्री दिया है वो लोगों ने। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, बाय द वे, अनलेस इट्स एन एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और समथिंग, वॉट एवर वी राइट एज अ कॉन्सेप्ट मॉड्यूल में है, उसी लिए अपन लिखेंगे। विल अवॉइड राइटिंग अननेसेसरीली एक्स्ट्रा। आपका सिलेबस वैसे भी बहुत छोटा है, जरूरत नहीं है अपने को उसको बड़ा करने की, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस, इवन दो ऐसा एकदम मुंडेन ज्ञान लगता है, ये सब है आपके मॉड्यूल में। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या किया अपने गवर्नमेंट ने। सबसे पहले आया कांग्रेस, ठीक है। 2011 में उन्होंने बोला हम करेंगे IFRS, ठीक है। सो आए बेचारे वो लोग, उन्होंने बोला सबसे पहले, एक्चुअली इनिशिएटिव क्या लगता है कौन लिया रहेगा, इनिशिएटिव लेवल पे करना चाहिए ये। सी, ये मनमोहन सिंह के दिमाग में नहीं आने वाला है, 10 अदर थिंग्स टू डू। इनिशिएटिव एज एन आइडिया पहले कौन बोला रहेगा कि ये करो, IFRS का टाइम आ गया है, वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस। प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन कर दिया रहेगा तभी। नो, नॉट दैट फार बैक, 2011 में हुआ जो भी हुआ। किसके, हु वुड हैव बीन द पर्सन और बॉडी टू इनिशिएट द फर्स्ट स्टेप कि भाई करना है कुछ अपने को, IFRS वगैरह सब लोग धड़ाधड़ सारा कंट्री फॉलो कर रहे हैं, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ICAI एक्चुअली ऑल्सो लॉजिकली, बिकॉज ये जो डिपार्टमेंट है इसका ध्यान ICAI रखता है अपने कंट्री में कि अकाउंटिंग कैसे किया जा रहा है। तो ICAI ने ही जाके गवर्नमेंट को बोला कि, उन्होंने बोला कि भाई अब अपने को Ind AS वगैरह बनाने का टाइम आ रहा है। तो ICAI set out to introduce Ind AS. It was supported by government because अपने को इसको एज अ लॉ लाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट सपोर्ट का जरूरत है।
सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एज आई टोल्ड यू वाया एमसीए। ऐसा मतलब तुम डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर को लेके नहीं बैठ सकते हो, यू हैव टू एक गवर्नमेंट के बॉडी के साथ अपने को डील करना पड़ेगा। एमसीए कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, बिकॉज दीज स्टैंडर्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू नॉट अप्लाई टू पार्टनरशिप फर्म्स, ये कंपनीज फॉलो करने वाले फाइनली। तो एमसीए से बात किया अपन ने, ओके। दिस वाज एक्सपेक्टेड टू कम आउट इन 2011। 2011 में अपन सब ने सोचा था कि आ जाएगा प्रोबेबली इंड एस, हाउएवर ड्यू टू, अच्छा अपने को ऑफिशियल रीजन जैसा लिखना पड़ता है, प्रोबेबली पार्लियामेंट में झगड़ा हुआ रहेगा इसके ऊपर, दैट वुड हैव बीन द रीजन, बट ड्यू टू सर्टेन टैक्स इश्यूज, कुछ तो टैक्स इश्यूज वगैरह अराइज हुआ है ऐसा अपने को बोला गया है। ड्यू टू सर्टेन टैक्स इश्यूज, उनको ऐसा 2-3 टैक्सेशन चीजों के बारे में क्या अकाउंटिंग करना है अभी तक क्लैरिटी नहीं था, दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन, एमसीए ने इसको पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, देन 2014 में क्या क्या चेंज आया अपने कंट्री में? देयर वाज अ न्यू गवर्नमेंट एंड एज यू माइट हैव नोटिस्ड, एक नए गवर्नमेंट को बहुत शौक रहता है कि भाई कुछ नहीं, दे विल हैव टू शो समथिंग ना, आए तो धड़ाधड़। तो इन हिज फर्स्ट बजट स्पीच इन जुलाई 2014 द देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ही कमिटेड कि नहीं हम लोग अगले साल से इंड एस लेके आएंगे, हाई टाइम। तो इन जुलाई 2014 का बजट स्पीच, उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने बोला अपने को दैट देयर इज अ अर्जेंसी टू कन्वर्ज टू आईएफआरएस। मतलब आईएफआरएस का फॉलो करना बहुत जरूरी होने वाला है अपने को फटाफट। फाइनली पहला साल था, एकदम वो लोग मूड में थे, एक्चुअली वेरी फास्ट एक्शन। जुलाई 14 में बोला वो लोग ने, विद इन आई थिंक वेरी फ्यू मंथ्स, फरवरी 2015 में एमसीए ने इंड एस नोटिफाई कर दिया, दे मेड इट एप्लीकेबल, ठीक है। सो बाय नोटिफिकेशन डेटेड 16 Feb, February 2015 एमसीए ने नोटिफाई किया, क्या नोटिफाई किया उसने? कंपनीज, अच्छा यू नो कंपनी को कुछ भी फॉलो करना रहता है जो एक्ट में नहीं है, तो वो कंपनीज रूल्स आते हैं अलग अलग टॉपिक पे, ऐसा कुछ इंटर सिलेबस में सुना था कभी, या कभी भी ऐसा कंपनी रूल्स आते हैं, कंपनी कारो सुना रहेगा आप लोगों ने, दैट इज ऑल्सो कंपनी रूल्स, ठीक है। तो वैसे ही कंपनीज का इंड एस रूल्स आया, कंपनीज के इंड एस रूल्स 2015, दिस वॉज एप्लीकेबल, मतलब 16 फरवरी को आया, तो अगले वाला जो 1 अप्रैल आ रहा था उसके 1.5 महीने बाद, वो फाइनेंशियल ईयर से वो लोग ने इंड एस एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने जो बनाया ये अपने आईसीआई ने और एमसीए ने जो नोटिफाई किया, इट वॉज नॉट आईएफआरएस, उन्होंने आईएफआरएस को लेके ये अब से फॉलो करो ऐसा नहीं बोला। व्हाट दे मेड वॉज इंड एस, इंड एस जो इशू किसने किया, Ind AS was issued by on paper the central government, via whom? Via the Ministry of Corporate Affairs, under the supervision and control, of whom? Accounting Standards Board of ICAI, ये बेचारा वही बोर्ड है जिसका अपना AS बनाया था आप लोगों का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ आईसीआई, इन कंसल्टेशन विद, ये जिसका मैं नाम लिखने वाला है ये अपने कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इन कंसल्टेशन विद समथिंग कॉल्ड एज NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एक क्रिएट किया गया है। इसके ऊपर बहुत हल्ला हुआ था जब ये नया नया आया था। इट वॉज फेल्ट कि ये आईसीआई के थोड़े पावर्स लेके जा रहे हैं, जो आइडियली अपना काम होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स के ऊपर कंट्री पे कंट्रोल अपने ऊपर ही होना चाहिए था, थोड़ा NFRA के पास शिफ्ट किया वो लोगों ने। काफ़ी ऑडिट का चीज़ भी मतलब थोड़ा उनके हाथ में जाता है। अभी ये लोग NFRA थोड़ा देखता है कि कौन सा कंपनी बराबर नहीं कर रहा है या फिर ऑडिट बराबर नहीं हुआ है, तो ठीक है थोड़ा पावर्स गया उनके हाथ में। CA इंस्टीट्यूट को ये बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है।
एनी हाउ, तो NFRA क्या करता है, NFRA आपका ICAI का बनाया हुआ स्टैंडर्ड देखता है, उसको ठीक लगा तो इट रेकमेंड्स द स्टैंडर्ड टू MCA कि हाँ भाई ये बराबर बनाया ये लोग ने, आप इसका मतलब इशू कर दो, एज अ लॉ बना दो आप इसका। तो इट रेकमेंड्स टू MCA। ICAI का ASB क्या करता है, इट एक्चुअली क्रिएट्स द स्टैंडर्ड, एंड MCA क्या करता है, इट एक्चुअली इशूज द स्टैंडर्ड। ऐसा सब होता है अपने देश में इंड AS के रिलेटेड, ठीक है, कोई काम नहीं आने वाला है जो, ठीक है। दीज वर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक सोच के आया था मस्त डिफिकल्ट, हम सॉल्व करेंगे। चलो अगला क्या है, अभी तुमको याद है मैंने एक छोटा सा चीज बोला जो अपन को थोड़ा ध्यान से डिस्कस करना पड़ेगा। क्या छोटा सा चीज, अपन ने वो IFRS देखा, वो लॉजिकली क्या करना चाहिए था, अरे IFRS है, अपने को सब बाकी दुनिया जैसा ये फॉलो करना है, IFRS को लो और वही मतलब इशू कर दो ना कि नाउ फॉलो IFRS। अपन ने तो ऐसा नहीं किया, वी क्रिएटेड आवर ओन इंड AS जो IFRS जैसा दिखता है, उस बारे में थोड़ा लिखा था। दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कन्वर्जेंस क्या होता है, बिकॉज आप दुनिया में जाओगे और अपने इंड AS पढ़ के जाओगे आप दुनिया में, तो आप 100% टेक्निकली नहीं बोल सकते हो कि आपको IFRS आता है। उस बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। अगर आपको लाइफ में IFRS फॉलो करना है एज अ नेशन, यू हैव टू ऑप्शंस, ठीक है। सो इफ टू फॉलो IFRS देयर आर टू ऑप्शंस। क्या टू ऑप्शंस है आपके पास, एक तो जो मैं लॉजिकल चीज बोल रहा था कि IFRS फॉलो करना चालू करो, मतलब व्हाई डू नीड टू कॉपी पेस्ट, कॉल इट अनदर स्टैंडर्ड आपके कंट्री के नाम के हिसाब से एंड देन फॉलो इट। डायरेक्टली लिख के दिया ना, दे हैव मेड द स्टैंडर्ड्स। वो ACCA वाले बॉडी ने, IFRS ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया है स्टैंडर्ड, सीधा फॉलो कर लो। ये जो सीधा फॉलो कर लो वाला ऑप्शन है, ये अलाउड ही होता है। इसका नाम होता है, जो हमारे कंट्री ने नहीं किया, अडॉप्शन, ठीक है। व्हाट इज अडॉप्शन इन सिंपल वर्ड्स, फॉलो एज इट इज। हमने क्या सेलेक्ट किया, वो ये वाला वर्ड है कन्वर्जेंस। दूसरा ऑप्शन होता है IFRS फॉलो करने का, कन्वर्जेंस। मतलब दुनिया में अगर आप कन्वर्जेंस करके IFRS का कुछ सिमिलर बना के फॉलो कर रहे हो, इट इज अज्यूम्ड कि आप IFRS फॉलो कर रहे हो फॉर कंपेरेबिलिटी पर्पस, क्योंकि इतना कुछ फर्क नहीं होता है। कन्वर्जेंस में आप क्या करोगे, यू विल मेक योर ओन इंड AS। ओन इंड AS मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब एवरी कंट्री विल नेम इट अकॉर्डिंगली। इंडिया, इतना डाउट नहीं था ना, इंड AS का फुल फॉर्म एज इन व्हाट इज इट शॉर्ट फॉर्म फॉर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हाँ ठीक है। तो यू विल मेक योर ओन इंड AS इन लाइन विथ IFRS, इन लाइन विथ IFRS with few changes to suit the Indian economy basically, ठीक है, with few changes to suit the Indian economy। वो ऑब्वियसली ये जो कन्वर्जेंस वाला ऑप्शन था, ये इंडिया ने चूज किया था, तो इंडिया फॉलोड कन्वर्जेंस। अगर इंडिया कन्वर्जेंस ना फॉलो करता तो अपने स्टैंडर्ड्स का नाम क्या होता, IFRS इटसेल्फ, बराबर, ठीक है। IFRS से इंड AS बनाना अपने को इतना मुश्किल नहीं पड़ा, अपने को प्रायर एक्सपीरियंस था ब्रिटिश लॉ छापने का, ठीक है, ओके। कोइंसिडेंटली अपन ने इधर भी ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स ही छापे, वैसे ब्रिटेन के बनाए हुए ये भी, ओके। कन्वर्जेंस के बाद सिमिलर टॉपिक पे कंटिन्यू करते हुए, तुमको याद है मैंने एक छोटा सा, अगेन ऐसे ये ऐसे ही चलता रहता है FR, इधर एक छोटा सा बात किया था, सडनली उसका एक टॉपिक बना देंगे अपन यहाँ पे, विथ फ्यू चेंजेस। कहना इसे वो थोड़ा वेग छोड़ दिया अपन ने, चेंजेस मतलब इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई अपन ने ऐसा क्या अलग कर दिया IFRS से, लेट अस अंडरस्टैंड चेंज क्या किया अपन ने। We'll actually not go into each standard and मैं वो नहीं लिखा रहे वाला आपको कि ये चेंजेस है, वो एक्चुअली आई विल डू व्हेन आई टीच यू ईच इंडिविजुअल स्टैंडर्ड। फॉर योर नॉलेज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब अपन ने IFRS में कुछ अलग है यहाँ पे करके। अभी मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या टाइप्स ऑफ चेंजेस हो सकते हैं, नॉट द एक्चुअल चेंजेस, वो अपन स्टैंडर्ड लेवल पे जाके करेंगे, ओके
क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके व्हेन यू गो फ्रॉम IFRS टू Ind AS? देर आर एक्चुअली ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस पॉसिबल. ये आपका फ्लो चार्ट थोड़ा ब्रॉड बनेगा, संभाल के बनाना. देर आर 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस पॉसिबल. पहला बहुत बेसिक. अच्छा, आपको क्या लगता है व्हाट इज वन वेरी बेसिक टाइप ऑफ चेंज पॉसिबल? कुछ तुक्का मारोगे? क्या ही चेंज किया होगा अपन ने उनका छापते वक्त? नंबर नहीं चेंज किया एक्चुअली अपन ने. नंबरिंग इज माई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. वो अपन ने कैसे किया? बट गुड आंसर. मैं एक्चुअली ऐसे ही कुछ बेसिक पूछ रहा हूँ. अपन ने कुछ पहले ना बहुत बेसिक सा चेंज किया जो अपने कंट्री के हिसाब से नेसेसरी है. क्या लगता है आपको? नाम नहीं रे, स्टैंडर्ड का नाम नहीं चेंज किया अपन ने. नंबर भी एक्चुअली चेंज नहीं किया. वी हैव केप्ट इट सेम. स्टैंडर्ड में चेंज नहीं, एक्चुअली मैं आपको कोई ऐसा फिक्स्ड असेट का ऐसा करो वैसा आंसर नहीं पूछ रहा हूँ. इट्स अ वेरी जनरल थिंग जो आप गेस कर सकते हो. वेरी जनरल थिंग जो हर स्टैंडर्ड पे अप्लाई कर लेगा, जो अपन ने ऑब्वियसली चेंज किया होगा. थोड़ा आपको बाहर के देश के बारे में स्लाइटली आइडिया है कि क्या हो सकता है, तो यू विल अंडरस्टैंड प्रोबेबली मैं क्या पूछना ट्राई कर रहा हूँ. सर नाम चेंज किया कैसे? क्या चीज़ का नाम? मतलब जैसे Ind AS 1 है हाँ, तो उसका कुछ तो नाम रहेगा और IFRS में कुछ तो नो नो, वी हैव केप्ट द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड सेम. ओके. बट आप लोग अपने हाथ उठाए कैसे टाइम पास किया? आप लोग दोनों का आंसर ना थोड़ा सा राइट ट्रैक पे. इट इज समथिंग अबाउट नेम चेंज बट स्टैंडर्ड का नाम नहीं. इंडियन कंपनीज के हिसाब से किया. दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड डूइंग इट. बट मैं पूछ रहा हूँ क्या चेंज किया? अपने अपने कंपनीज के हिसाब से किया जो किया इन्होंने. यू ऑल आर वेरी क्लोज टू द आंसर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स. कैसे? फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक बोलो. आपको रियल वाला तो नहीं पता बट आप क्या बोलने ट्राई कर रहे हो उसके लिए एग्जाम्पल बोलो. इक्विटी एंड लायबिलिटीज को कोई और वे में. अगेन वेरी क्लोज आंसर. आई टेल यू नाउ. वो पब्लिक जो है ना, दे यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज फॉर वेरी बेसिक थिंग्स जो हम अपने कंट्री में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो लोग बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बुलाते. दे कॉल इट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. बट ये वाला चेंजेस हमको करना पड़ेगा वरना अपने पब्लिक को समझेगा नहीं क्या बात हो रहा है. इस बेसिक लेवल का टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड इन इंडिया. इंग्लिश का टाइम पास फर्क है थोड़ा. तो फर्स्ट चेंज अपने को लगेगा कि अरे ये क्या किया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. अपना पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज टर्मिनोलॉजी. चीजों के नाम अपन ने चेंज किए. क्यों चेंज किया होगा अपन ने? मैं एग्जांपल लिखा था आपको बैलेंस शीट का जैसा फॉर एग्जांपल. बट क्यों चेंज किया होगा हमने? टेक्निकल आंसर दे पाओगे? द रीजन इज नॉट इंडिया में समझेगा ऐसा नहीं बोल सकते आप. थोड़ा और टेक्निकल. व्हाई वुड वी हैव चेंज्ड? सेम रहने के लिए. बट विथ व्हाट? मतलब आपको कैसे पता कि इंडिया में बैलेंस शीट है वो वर्ड? सब लोग यूज करते हैं. कैन नॉट बी योर टेक्निकल आंसर. हाउ डू वी नो कि इंडिया में बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ही बुलाया जाता है? कहीं लिखा होता है? क्या होता है? गवर्नमेंट ने बोला होगा. गवर्नमेंट ने बोला होगा. अगेन क्लोज आंसर. बेसिकली हमारे जो लॉज है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, वो कुछ चीजों को कुछ नाम से बुलाता है जो हमको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स जो इंडिया में बन रहे हैं उसके अंदर. समझा आपको? सो हमने ऐसा हवे में, मतलब दी ICAI व्हाइल मेकिंग Ind AS कंसिस्टेंट, उन्होंने अपने मर्जी के नाम नहीं दिए. उन्होंने जाके देखा कि हमारे कंट्री के एग्जिस्टिंग लॉज में क्या चीजें लिखी हुई हैं और उन वर्ड्स का कोई सिनोनिम फॉरेन में यूज करते हैं तो हमने उसको हटा के अपना वर्ड डाल दिया. इससे कुछ कंसेप्ट लेवल पे चेंज होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. दिस इज जस्ट ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो अपन अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखेंगे. एक सेकेंड सोचेगा, समझेगा अच्छा अच्छा बैलेंस शीट. तो अच्छा अच्छा बैलेंस शीट करने की जगह लिख दो बैलेंस शीट. दैट इज व्हाट वी डिड. ठीक है. सो वी डिड दिस टू कीप कंसिस्टेंसी. टू कीप कंसिस्टेंसी. राइट अ लिटिल स्मॉल. आपको 4 ये करना है. टू कीप कंसिस्टेंसी विथ लैंग्वेज used where? Not generally in India, in laws in India. एक चीज है जो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं जब मैं आपको FR पढ़ा रहा हूं, ये अपन ऑटोमेटिक डेवलप करेंगे. We'll be very careful with the words we use. अपन लूज आंसर्स नहीं फेंक सकते. मतलब वी कांट से इंडिया में जो बोलते हैं ना सब लोग, अरे कौन सब लोग? वी हैव टू से लॉ में जो इंडिया के लिखा हुआ है उस हिसाब से अपन ने चेंज किया. बराबर. We'll learn that. अपन अनफॉर्चुनेटली आपका फाइनल CA का वो आपको याद है? आपने लिखा था स्टार्टिंग में 6 सब्जेक्ट है. क्या क्या? FR है, SFM स्किप करो, फिर ऑडिट है, फिर DT है, IDT है, और वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी का भी छोड़ो.
6 में से 4 सब्जेक्ट आपके लॉ ओरिएंटेड है। इंड एस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसको फॉलो करना पड़ता है। ऑडिट में स्टैंडर्ड्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स है। डीटी आईडीटी तो दे आर लॉज बाय इटसेल्फ। इनकम टैक्स इज एन एक्ट, जीएसटी इज एन एक्ट। तो आप मोर देन हाफ योर सिलेबस तो आप लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स में कर रहे हो। यू विल डेवलप दिस ऑटोमेटिक स्किल एज यू मूव टुवर्ड्स बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यू विल नॉट बी वेग विद द वर्ड्स दैट यू यूज। ठीक है, मैं एक्चुअली आपको बोलता हूँ, यू विल ऑब्वियसली, अपन जब बात करते हैं लेक्चर में अपन बहुत कैजुअल वे में ही बात करते हैं, बट आई हैव डेवलप्ड एक्सट्रीम केयर वाइल टीचिंग एनी बैच इन डेज कि मैं आपको जब भी कुछ भी वर्ड बोलता हूँ ना, सिंपली समझाने के लिए भी वो वर्ड गलत नहीं रहेगा। यू कैन होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर द टर्मिनोलॉजीज आई विल यूज इवन वाइल कैजुअली एक्सप्लेनिंग यू समथिंग, बट दैट इज समथिंग जो ऑटोमेटिकली अपन भी डेवलप, आप लोग का भी डेवलप होएगा। ऐसा अरे मस्त है वाला स्किल नहीं, यू डेवलप इट एज यू गो अलॉन्ग। कुछ स्पेसिफिकली सीखने का उसके लिए लेक्चर का जरूरत नहीं है, यू डेवलप इट। ठीक है, बट ध्यान में रखो कि ऐसा कुछ है जो डेवलप करना है अपने को। वर्ड्स को लेके बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपने को। टर्मिनोलॉजी हो गया, चलो अब मेरे को बोला एक दूसरा ऑब्वियस चेंज जो अपन ने किया होगा, एक ऑब्वियस टाइप ऑफ चेंज। अब ये सिंपल बेसिक टर्मिनोलॉजी टाइप का आंसर नहीं है, बट आंसर बहुत बेसिक है बाय इटसेल्फ कि और क्या चेंज क्या टाइप का कर सकते हैं अपन। और चलो ठीक है, नाम वाम चेंज कर दिया अपन ने उनके स्टैंडर्ड लेके, बट अगर हमको सिर्फ नाम चेंज करना था तो हम उतने के लिए सिर्फ कन्वर्जेंस तो नहीं किया होगा, हमने अडॉप्शन ही कर लेते, बराबर है। तो सिर्फ नाम चेंज करने के लिए नहीं किया। व्हाट वुड बी द अदर टाइप ऑफ चेंजेस? नंबर जैसे बताया, नंबर एक्चुअली सेम है। इंडियन लॉज के साथ इंटीग्रेशन, मतलब इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का जो इनकम टैक्स है तो उसके साथ इंटीग्रेशन। गुड आंसर, बट अपन ने ना सरप्राइजिंगली वो नहीं किया। आर इंडिया इज केप्ट वेरी वेग, अपने इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से नहीं अपन ने उसको चेंज किया। सिमिलर लाइंस पे कुछ आंसर है, क्या चेंज किया होगा अपन ने? नहीं, फॉर्मेट भी अपन ने चेंज नहीं किया। एप्लीकेबिलिटी भी अपन ने चेंज नहीं किया। मतलब उसमें चेंज करने के लिए कुछ था ही नहीं। फाइल आंसर यू प्रॉपरली। IFRS जो है वो किसी को एप्लीकेबल नहीं है। जब ACCA ने उसको बनाया था, उन्होंने बना के छोड़ दिया और उन्होंने बोला जिस कंट्री को अप्लाई करना है अपने हिसाब से करें। तो IFRS में चेंज करने के लिए कोई एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं। ऑब्वियसली हम लोग ने अपने इकोनॉमिक सिनेरियो को देख के कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स चेंज किए होंगे। यही तो रीजन के लिए हम लोग ने कन्वर्ज किया और अडॉप्ट नहीं किया, बिकॉज हमने देखा होगा कि यार ये बोलता है कि इधर डेबिट करो बट हमारे कंट्री को सही नहीं लगता है। फॉर अ वेरी बेसिक एग्जांपल, कैनाई से हमने मेजरली अडॉप्शन छोड़ के कन्वर्जन इसीलिए किया बिकॉज वी वर नॉट अग्रीइंग विद अ फ्यू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स गिवन इन IFRS। तो योर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑब्वियस चेंज are called as important word carve outs। carve outs बहुत जरूरी शब्द carve outs। carve outs क्या होता है? मीनिंग बहुत सा सिंपल सा है, जो अभी मैंने बोला, इट्स अ डिविएशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर डिविएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपने ट्रीटमेंट चेंज किया। अगेन जैसे मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में लिखवाया, यहाँ पे आपको क्या लगता है इसका क्या रीजन होगा? IFRS इतना प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स है, उसमें कुछ गलत थोड़ी लिखा हो सकता है कि हम चेंज कर रहे हैं। सो व्हाई डिड वी चेंज दिस इंडिया में लाते लाते? एक सिंपल बेसिक आंसर है, पहले वो बोलो। एक बेसिक सा आया होगा आपके आंसर दिमाग में। हमने इसको क्यों चेंज किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंड एस बनाते बनाते? कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग बहुत सालों से फॉलो करते हैं, तो ओके, बिकम द वे। फेयर आंसर, बट आई विल आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन। हम बहुत सालों से क्यों फॉलो करते आ रहे हैं वो इंडिया में जो बाहर नहीं करते? व्हाई आर वी फॉलोइंग इट डिफरेंटली इन इंडिया? Can I say the true answer is because Indian scenario can be different from the rest of the world? That is the basic answer. इंडिया में कुछ अलग फॉलो हो सकता है और दोनों चीजें करेक्ट हो सकती है, बिकॉज बाहर वो सिनेरियो ही अप्लाई नहीं करता है जो यहाँ पे करता है, बराबर है। सो हम लोग ने ये किया टू सूट इंडियन इकोनॉमी।
हमारे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है जो दुनिया में रेप्लिकेट नहीं हो सकती है, तो उसका अकाउंटिंग उन्होंने कुछ बलता ही दिया है, हमारे हिसाब से सोच के ऑब्वियसली नहीं दिया उन्होंने, बिकॉज IFRS इज अ वेरी जनरल स्टैंडर्ड। तो हम लोग ने डिविएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल किया टू सूट द इंडियन इकोनॉमी। ये हो गया एक सिंपल आंसर। एक इसका एक बहुत भयंकर टेक्निकल आंसर भी है, वो भी मैं आपको लिखाता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझेगा। IFRS किसने बनाया याद है आपको? ACCA मतलब कंट्री, यूके ने बनाया। यूके और हम में एक बेसिक सा फर्क बताओ एट अ कंट्री लेवल, साइज, पॉपुलेशन, वो सब नहीं, इकोनॉमी उनका और हमारा इकोनॉमी मतलब क्या फर्क हो सकता है? इकोनॉमी हमारा बड़ा है, बढ़ गया है, बट अगेन मैं वॉल्यूम इकोनॉमी सर हमारा मिक्स्ड एज इन क्या दो गवर्नमेंट भी चलाती है अच्छा नो नॉट दैट वे, वैसा नहीं पूछ रहा था। कैन आई से अभी तक अपने को एक चीज बोलना पड़ता है अपने कंट्री के बारे में, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। यूके डेवलपिंग है क्या? नहीं, इट काउंट्स इटसेल्फ एज अ डेवलप्ड कंट्री, बराबर है। वो अपन आर्ग्यूमेंटेटिव वाला पार्ट जाने दो, बट द फैक्ट इज IFRS यूके ने बनाया। यूके ने ऑब्वियसली IFRS जब बनाया उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज का सोच के बनाया। दे इनिशियली इंटेंडेड डेवलप्ड कंट्रीज टू फॉलो IFRS। तो इसमें एक फ्यू अकाउंटिंग चीजें दी हुई है, आप ऐसा समझो जो बहुत आइडियलिस्टिक है। मतलब हमारे कंट्री में यार थोड़ा ऊपर नीचे चलता है बिकॉज वी आर स्टिल अ डेवलपिंग इकोनॉमी। वो लोग दे मेड इट टू आइडियलिस्टिक, टू परफेक्ट। ऐसा रियल में हम लोग इतना एज अ डेवलपिंग कंट्री फॉलो करते नहीं बैठ सकते कुछ चीजें। तो दैट इज अ टेक्निकल रीजन कि हम लोग को थोड़े और कार्व आउट्स करने पड़े। यहाँ पे लिख लो आप चाहिए तो ब्रैकेट में IFRS। अच्छा एक छोटा सा चीज़ है, उधर लेफ्ट में थोड़ा जगह छोड़ना, मैं आपको एग्जांपल्स लिखाना बोला था, मैं भूल गया हूँ। जस्ट हाँ उधर जगह छोड़ के इधर ही लिखना। IFRS वॉज मेड फॉर डेवलप्ड इकोनॉमी। अपन डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, अपने को चेंजेस करना पड़ा, ठीक है। अच्छा बहुत सारा कंटेंट आपको अगर ड्राई जा रहा है ना, तो आई विल टेल यू कपल ऑफ थिंग्स। पहला, FR एज अ सब्जेक्ट बिकम्स मच मोर इंटरेस्टिंग। कंसेप्ट्स भी ऑनेस्टली अभी तक तो अपन एक स्टैंडर्ड में नहीं घुसे, बट मतलब इफ आई कैन से दिस कि अभी तक के कंसेप्ट्स ऐसे कुछ सस्ते सस्ते नहीं है, अपन अच्छी डीप चीज़ें की बातें कर रहे हैं। बाई नेचर है सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग थोड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट जब समझ आएगा इट बिकम्स अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग। खाली आपको मेरे साथ 1-1.5 दिन बेयर करना पड़ेगा वेयर वी आर विदाउट सम्स, बिकॉज एकदम स्टार्टिंग का पार्ट का कुछ समझ नहीं होता है। जब मैं एक एक इंडिविजुअल स्टैंडर्ड पे जाएगा भर भर के समझ आएगा, बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला मैं पूरा मॉड्यूल का एक एक चीज सम लिखवाने वाला है, फिर RTP और पास्ट पेपर्स और MTP भी लिखवाने वाला है, तो सम्स का कमी रहने वाला, तकलीफ तो नहीं होने वाला है आपको। तो दैट विल ऑटोमेटिकली मेक इट अ लिटिल मोर एंगेजिंग, ठीक है। फिलहाल थोड़ा ड्राई जा रहा है तो नेचर ऑफ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो, डज नॉट मेक दिस नॉन इम्पॉर्टेंट, ध्यान देने का ट्राई करो, ठीक है। हाँ भाई एग्जाम्पल टर्मिनोलॉजी का एक मैंने कौन सा बोला था? हाँ वो बैलेंस शीट वाला एक एग्जाम्पल छाप लेते पहले अपन। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट फॉर्म लिखो चाहिए तो, जगह नहीं आ रहा है तो ऐसा लिख के क्रॉस करो और उसके नीचे लिखो बैलेंस शीट और टिक करो। मतलब ये हम लोग ने चेंज किया है फॉर एग्जाम्पल, समझा ना क्या लिखा? बोर्ड पे कुछ लिखा है नहीं समझ रहा है पूछो, मेरा हैंड राइटिंग स्पेसिफिकली अच्छा नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव इनकम, हाँ ये PNL होता है, ठीक है। बट इफ यू अंडरस्टैंड, अपन अभी वो टॉपिक में है तो अपने को एकदम इजीली एविडेंट है वो, बट ऐसा अरे रैंडमली कोई स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव इनकम आपके बोलेगा आपको, व्हेन यू आर नॉट डिस्कसिंग FR इन अ क्लासरूम, PNL हिट नहीं होने वाला है आपको, कौन ये लगेगा अपने को। सो वी हैड टू चेंज दिस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। ऐसे 2 एग्जाम्पल्स फॉर यू, ओके। कार्व आउट में हम लोग ने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज किया। एक मैं वर्ड लिखता हूँ, आई वुड लाइक टू ट्राई यू गाइज टू ट्राई टू गेस कि ये क्या हो सकता है। जैसे कार्व आउट होता है वैसे ही एक कार्विंग्स होते हैं। तुक्के में क्या लगता है क्या हो सकता है? सॉरी कुछ चीजें वो लोग क्या अडॉप्ट की, कुछ चीजें वो लोग की नहीं, हमने तो सभी कुछ उनका अडॉप्ट किया, जो नहीं करना था वो कार्व आउट में निकाला, कुछ अपना ऐड किया। वेरी नाइस। कुछ टॉपिक्स है अगेन ड्यू टू द डिफरेंस इन इकोनॉमिक कंडीशन
जिसपे उन्होंने अकाउंटिंग बोला ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव एक्चुअली ना देयर इज राइट नाउ एग्जिस्टिंग ओनली वन कार्विन। हम लोग ने पूरे आईएफआरएस के 40 स्टैंडर्ड्स में एक ही चीज खुद का डाला है फिलहाल। 40 आपको थोड़ा अजीब काउंट लगेगा बिकॉज 1 to 41 तो आईएएस ही है, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स डिलीट हो गए, टोटल में आसपास 40 स्टैंडर्ड्स है। एनी हाउ, तो अपन ने उन्होंने ना पूरे आईएफआरएस में अपने को सब अकाउंटिंग बुरा ही लगा है, उन्होंने सब बराबर से लिखा है। एक जगह पे हमको लगा कि एक एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, वहां हमने डाला है अमालगमेशन चैप्टर, याद है आपको? वहां पे आपको याद है वो 2 मेथड होता था, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और एक नॉर्मल वाला मेथड। ये जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड था ये आईएफआरएस में है ही नहीं, एंड ये थोड़ा हमको भाई ऐसा लगा, नो दिस इज समथिंग हम बहुत कॉमनली फॉलो करते हैं अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो हमारे कंट्री को आदत है करने का। तो ये एडिशनल गाइडेंस हम लोग ने ऐड किया है कि अगर वो सारे असेट लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे टेक ओवर हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो हम लोग ने एक एक्स्ट्रा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डाला है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के सिमिलर। तो वो एक कार्विन किया हम लोगों ने, वो नहीं लिखेंगे हम कार्विन का मतलब लिखेंगे। दिस इज एडिशनल गाइडेंस if given in Ind AS but not present in IFRS, बराबर। अगेन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू रिमेंबर द एग्जाम्पल, वो मैं आपको एनी हाउ स्टैंडर्ड करने के टाइम बता ही दूंगा कि भाई यहाँ पे कार्व आउट है, यहाँ पे कार्विन है। नाउ अगर मैं टर्मिनोलॉजी कार्व आउट और कार्विन लिख देता हूँ तो एक फीलिंग आता है कि यार मेजरली जो चेंजेस हो सकते थे हमने कवर कर लिया है, नाम वाम चेंज कर लिया, नंबर सर आप बोल रहे हो चेंज किया नहीं है, जो हटाना था हटा दिया, जो डालना था डाल दिया। व्हाट कैन बी अ फोर्थ चेंज पॉसिबल नाउ? इसका ना मैं सबसे पहले आपको डायरेक्टली बताता हूँ आंसर क्या है, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू गेस कि ऐसा और क्या चेंज हो सकता है। एक्चुअली ये 3 बहुत कुछ कवर कर लेता है। The fourth change is, you remember IFRS is a very general standards. What is the reason? Not developed. It's a very general standard. वो बहुत options देता है, ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो। ऐसा क्यों रहेगा IFRS का नेचर? सबके लिए बनाया है। हाँ, उन्होंने ऐसा सोच के बनाया कि जिसको फॉलो करना है करे, बट एज अ कंट्री जब आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो, कैन आई से यू आर अलाउड टू बी अ लिटिल स्पेसिफिक नाउ? मतलब द लास्ट चेंज दैट दे मेड is removal of options. उन्होंने बोला फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा, वो याद है फिक्स्ड असेट में आप वो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हो। दिस इज लाइक गिविंग एन ऑप्शन टू, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ऐसा समझो कि ये स्टैंडर्ड, कोई एक स्टैंडर्ड आपको आके बोल देगा आईएफआरएस में लिखा रहेगा दोनों अलाउड है, कोई इंड एस बोलेगा नहीं सिर्फ कॉस्ट मॉडल करो। ये एक एग्जांपल हो सकता है रिमूवल ऑफ ऑप्शन का, ठीक है। वैसे ही आपका डेप्रिसिएशन में एसएलएम डब्ल्यूडीवी दोनों अलाउ है, एक हटा दिया तो दैट्स अ रिमूवल ऑफ ऑप्शन। माय क्वेश्चन इज, जो पता नहीं आपके दिमाग में आ सकता है नहीं आ सकता है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ राइटिंग रिमूवल ऑफ ऑप्शंस एज अ सेपरेट टाइप ऑफ चेंज। ऐसा क्यों? कार्व आउट में हाँ, ये दिमाग में नहीं आता है कि कार्व आउट में हो जाना चाहिए था ना कवर। व्हाई डू यू थिंक ये अपन ने अलग से लिखा है? उसीलिए मैं बोला कि मैं चेंज खुद बोल देता हूँ, थोड़ा वियर्ड है, बिकॉज दिस शुड, ये कार्व आउट से बाहर लिखने जैसा क्या है इसमें? वाई? अच्छा, मैं क्वेश्चन को लेस कंफ्यूजिंग और थोड़ा कॉन्क्रीट बनाता हूँ। वाई इज रिमूवल ऑफ ऑप्शंस नॉट अ कार्व आउट? कार्व आउट्स में आपका पॉलिसी डिलीट होता होगा, इसमें वो पॉलिसी के अंडर का एक ऑप्शन होगा। ओके, बट वो भी एक तरीके से अकाउंटिंग का प्रिंसिपल चेंज करना नहीं हुआ क्या? आप बराबर आंसर कर रहे हो, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपको, ऐसा डिस्करेज मत हो जाओ, मेरे को आदत है, मैं बहुत पूछता है, आप लोग से ज्यादा मैं पूछेगा क्लास में। मतलब अच्छा, इफ समथिंग इज अ कार्व आउट, कैन आई से आईएफआरएस वाला जो बंदा है और इंड एस वाला जो बंदा है वो सेम ट्रांजैक्शन का 2 अलग अलग अकाउंटिंग करेगा? कैन आई से ये मैं सेफली बोल सकता हूँ इफ इट हैज टू सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ अ कार्व आउट? अब मेरे को आंसर बोलो। सर कार्व आउट में ऑप्शन रहता है, हाँ। हम ये भी कर सकते हैं ना, ये भी कर सकते हैं। नहीं, कार्व आउट में नहीं रहता है। कार्व आउट में मतलब ऐसा समझो कि आपने आईएफआरएस ने बोला इसको असेट में डालो, इंड एस ने बोला इसको एक्सपेंस में डालो, दिस इज अ कार्व आउट। कंप्लीटली इधर एक चीज लिखा है, इधर दूसरा ही चीज लिखा है, ये कार्व आउट होता है। मतलब कार्व आउट का प्रूफ पता है कैसे लोगे?
एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक IFRS वाले बंदे से करवाओ कि इंड AS वाले बंदे से करवाओ, दोनों अलग चीज करेंगे। मैं इतना बोल के फुल स्टॉप बोलता हूँ। नाउ कैन यू अगेन आंसर मी, व्हाई इज रिमूवल ऑफ ऑप्शंस नॉट अ कार्व आउट? सोच के बोलो थोड़ा। कि वो सेम हो सकता है, मतलब वो लोग के 3 ऑप्शंस है, मतलब 3 से 2 निकाल दो, हम्म। तो वो लोग का एक ऑप्शन, अपना एक ऑप्शन सेम है ना। वेरी नाइस। अगर समझो, मैं आई टेक दैट एग्जांपल अगेन, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल वाला। लेट अस से IFRS वाले बंदे के पास ज्यादा ऑप्शन रहेगा कि अपने पास? IFRS वाला बंदा कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन दोनों फॉलो कर सकता है, और हम क्या कर सकते हैं? लेट अस से सिर्फ कॉस्ट फॉलो कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस अभी ध्यान से सुनो। हम जब रिमूवल ऑफ ऑप्शन को फॉलो करते हुए कॉस्ट ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम इंड AS फॉलो कर रहे हैं? डेफिनेटली। क्या हम IFRS भी फॉलो कर रहे हैं? हाँ, अरे IFRS में वैसे भी कॉस्ट का ऑप्शन था ही ना, तो यू आर नॉट डिविएटिंग फ्रॉम द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एन IFRS जब आप रिमूवल ऑफ ऑप्शन करते हो। समझा आपको ध्यान से? सो दिस कैन नॉट बी अ कार्व आउट, बिकॉज कार्व आउट का बेसिक रिक्वायरमेंट इज आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होने चाहिए। मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो करके अभी भी IFRS इंड AS दोनों फॉलो कर रहा हूँ। सो दैट इज व्हाई रिमूवल ऑफ ऑप्शंस इज नॉट अ कार्व आउट। बराबर है? सो अच्छा, बाय द वे, व्हाई वुड यू डू रिमूवल ऑफ ऑप्शंस एज अ कंट्री? फॉर मोर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। ज्यादा ऑप्शन दोगे तो फिर कंपेरेबल कैसा रहेगा फाइनेंशियल? सब अपना अपना करते रहेंगे। सो द बेसिक रीजन इज आप इसको कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी के लिए करते हो। सर, सो रिमूवल ऑफ ऑप्शंस ऐसा होता है कि फिक्स्ड एसेट के लिए आपने बोला कि कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। इंडिया वाला कार्व आउट ऐसा होगा कि बोलेगा मैं दोनों ही नहीं फॉलो करूंगा। हाँ, मैं तीसरा ही कुछ करूंगा। बराबर। ओके। इन वही द प्रूफ रिमेन्स द सेम, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होना ही चाहिए। कार्व आउट में यू डोंट फॉलो IFRS एज अ रूल, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी के लिए करते हो। इसमें ध्यान से लिखो, दिस इज नॉट अ कार्व आउट। ये जो मैंने एक पूरा एग्जांपल दिया कॉस्ट और रिवैल्यूएशन वाला, ये रियल एग्जांपल है। ये अपन लोग सीखेंगे उस स्टैंडर्ड के अंदर, तो यहाँ पे आपको लिखने का जरूरत नहीं है। उस स्टैंडर्ड के अंदर अपन बराबर सीखेंगे। ठीक है, वी वर एक्चुअली डूइंग अ ब्रॉड टॉपिक कॉल्ड एज, मैंने एक डब्बा डाला हुआ किसी को तो, इंट्रोडक्शन। एक्चुअली आप इंट्रोडक्शन को थोड़ा एक बड़ा वाला डब्बा भी डाल सकते हो इफ यू वांट, बिकॉज इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी तक हमारा। मतलब हम लोग अब तक सेटअप ही सीख रहे हैं पूरा, इंड AS कहाँ से आया वगैरह। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये IFRS ओरिजिन, स्टेप्स टेकन वगैरह आता है। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन के टॉपिक का अपन लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। क्या लगता है आपको? एक चीज मैंने आपको बोला था, मैं बताऊंगा, नंबरिंग। हाउ द नंबरिंग इज डन समझते हैं। ऑनेस्टली थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम प्रेजेंट करता हूं, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के सामने भी आया होगा कुछ सालों पहले, जब वो IFRS का नंबरिंग, इंड AS का नंबरिंग कर रहे थे। आप बताओ आप कैसे इसको रिजॉल्व करोगे? मस्त एकदम टाइम पास प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी IAS आपको याद है 1 to 41 है, और IFRS 1 to 17 तक आया अभी तक। तो कैन आई से देयर वुड बी एन IAS 16, एक है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक IAS 16 करके है, और एक IFRS 16 भी है। हमको तो एक ही प्रीफिक्स देना है, इंड AS, तो हम इंड AS 16A 16B तो नहीं बना सकते। यू गॉट द प्रॉब्लम नंबरिंग का। हमको बेसिक लेवल के क्या फेस हुआ, बिकॉज हमको IAS और IFRS दोनों छापने का है, बट दोनों में कुछ स्टैंडर्ड्स है जिनका कॉमन नंबर है। IAS 16 IFRS, उनको तकलीफ नहीं, उनका वो IAS IFRS से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं वो लोग। हमने क्या किया होगा? अपन ने बहुत बहुत फालतू सा बट ब्रिलियंट सॉल्यूशन सोचा है इसका। वो इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स विच इज वेरी स्टूपिड बट वेरी ब्रिलियंट। जो 16 उसके आगे 1 लगा दी थी। यस, हम लोग ने IFRS के स्टैंडर्ड्स को जब छापा, तो हम लोग ने वो नंबर के आगे 100 ऐड कर दिया। IFRS, फॉर एग्जाम्पल, IAS 16 बिकम इंड AS 16, IFRS 16 becomes Ind AS 116. हमने 100 ऐड कर दिया। That resolves the problem very easily. Distinguish हो जाता है स्टैंडर्ड अभी। तो अभी आप इमेजिन करोगे थोड़ा स्मार्टली, तो आपका Ind AS का नंबरिंग मेरे को थोड़ा बताओगे क्या रेंज से क्या रेंज में चलता होगा? कंक्लूजन ड्रॉ करो जरा। 1 to
तो 1 to 17 और उल्टा 1 to 41 1 to 41 अपन ने दूसरे वाले के साथ 100 ऐड किया, तो देयर विल बी एन इंडेस 1 2 3 4 अप टू 41, देन देयर विल बी एन इंडेस 101 टू 117। समझा आपको कौन से रेंज में इंडेस के नंबर्स रहेंगे, बराबर है। लिखवाता हूं आपको नंबरिंग। IAS को जब अपन ने छापा तो अपन ने उसको सेम इंडेस का नंबर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल IAS 16 बिकम्स इंडेस 16, इंडेस 16 और इंडेस 116। ये एग्जाम्पल में जो दो स्टैंडर्ड आया ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है सिलेबस के। सेकंड, IFRS के साथ क्या मस्ती किया अपन ने, IFRS को हम लोग ने बोला इट विल बी इंडेस 100 प्लस, बराबर। फॉर एग्जाम्पल बेटर समझने के लिए IFRS 16 वुड बिकम इंडेस 116। IFRS 9 क्या बनेगा, 109 इंडेस 109, बराबर। इन इफेक्ट हम लोग ने क्या कोशिश किया ये करने का, इंडेस इज नंबर्ड, कैन आई से एंड नेम्ड एक्चुअली ऑल्सो, नाम भी अपन ने चेंज नहीं किया कोई भी स्टैंडर्ड का, सेम एज IFRS। क्यों किया अपन ने, कुछ नहीं, फॉर कन्वीनियंस, फॉर ईज ऑफ रेफरेंस अपन ने ऐसा किया। मतलब आप सिंपल वे में ऐसा समझो, अपना खुद का नंबर बना के अपने को क्या फायदा हो रहा था, रख लो ना सेम, easier to refer, cross refer. By this logic of theirs, now you don't have to remember कि इसका corresponding IFRS number क्या है, you already know. Smart thing to do. एक नोट लिखाता हूँ आपको। हर इंडेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्टार्टिंग में, अच्छा एवरी इंडेस हैज पैराग्राफ नंबर्स, ओके 1 2 3 4 करके चलता रहता है। एवरी इंडेस एट द एंड, जब ये सारे पैराग्राफ खत्म हो जाते हैं, एट द एंड हैज 2 थिंग्स। एक होता है अपेंडिक्स ABCD करके चलता रहता है, मेजरली कोई भी स्टैंडर्ड में D के ऊपर नहीं है, अपेंडिक्स ABCD ऐसा चलता रहता है। इसमें क्या लिखा रहता है, इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल गाइडेंसेस लिखे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, उसमें ऐसा बोला है कि अगर आप वो टोल वाला रेवेन्यू है, आपका टोल कलेक्ट करने का काम है, तो उसमें कभी कंफ्यूजन होता है कि यार इसमें रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करें, बिकॉज बहुत अनइवन जो भी एक है वो अपन स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। बट इसका उन्होंने स्टैंडर्ड तो बनाया है, आप स्टैंडर्ड देख के भी सोच सकते हो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, बट टू रिमूव कंफ्यूजन एंड हेल्प द इंडस्ट्री पीपल, उन्होंने टोल वाले चीज के लिए स्पेसिफिकली एक अपेंडिक्स D बना के उसमें लिख दिया है, भाई तुम टोल वाला कंपनी है तो ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। इससे क्या फायदा होता है, 2 बताओ मेरे को, दोनों स्पेसिफिक ऐसा दे देते हैं हेल्प करने के वो लोग कि टोल वाला पब्लिक फॉर एग्जांपल तुम ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। इसका 2 फायदा है, पहला ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, मतलब इट बिकम्स इजी फॉर द इंडस्ट्री, कंफ्यूजन नहीं है, इंटरप्रेट करते नहीं बैठना है। दूसरा लूपहोल्स इंडेस में नहीं होता है, इट्स मतलब यू डोंट गेट बेनिफिट बाय डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट इंडेस, तो इसमें लूपहोल्स एक्चुअली नहीं आता है। सर वो एक कंपेरेबिलिटी, अरे हर इंडस्ट्री का अलग अलग बंदा अलग अलग तरीके से स्टैंडर्ड इंटरप्रेट करेगा, ICAI का ही नुकसान हो रहा है, इंडेस बनाने का पॉइंट डिफीट हो रहा है, और कंपेरेबिलिटी अपन ही अपेंडिक्स निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल गाइडेंस गिवन एट द एंड ऑफ द स्टैंडर्ड। इसका सोर्स क्या होता है, मतलब टू बी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, ICAI ने खुद से नहीं बनाया, IFRS के ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपेंडिक्सेस है, अपन ने खाली उसको छापा है। बट उनका कैसा पैटर्न है, वो अपेंडिक्स नहीं बनाते, उनका ना एक पूरा कमिटी है जो बैठता है IFRS वाले लोगों का, कि वो ऐसा इंडस्ट्री को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई इधर इधर लोगों को कंफ्यूजन है, हम इस पर गाइडेंस निकालते हैं। तो दे हैव अ स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशंस कमिटी, ठीक है, वो एक कमिटी बना के रखा है जो सिर्फ इंटरप्रेट करेगा स्टैंडर्ड कि इस इंडस्ट्री के लिए फॉर एग्जांपल कैसे अप्लाई करने का है। सो अपन लोग ने वो इंटरप्रिटेशन कमिटी की इंटरप्रिटेशंस को रेलेवेंट स्टैंडर्ड के पीछे अपेंडिक्स करके डाल दिया, बराबर है। सो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल गाइडेंस, इसका सोर्स क्या है, IFRIC लिखो, सॉरी ऐसा लिखो आप लोग कि
IFRS has IFRIC एंड IAS जब हुआ करता था उनका खुद का एक इंटरप्रिटेशन कमेटी था पुराने बोर्ड का, उसको SIC बोलते थे। IC का फुल फॉर्म क्या है? IC इज बेसिकली इंटरप्रिटेशन कमेटी। अब दोनों का फुल फॉर्म बताओगे मेरे को, IFRIC और SIC का? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, और पहला वाला SIC मतलब स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमेटी। ठीक है, IFRS आया, नया बोर्ड आके बनाया ना, तो उन लोग को खुद का इंटरप्रिटेशन कमेटी चाहिए था, तो वो भी उन्होंने अपना बनाया। ठीक है, हाँ, मेरा एक्चुअली ये पूरा लिखने का पर्पस ना दूसरा वाला है। ये जो अपेंडिक्स और एक अपेंडिक्स है, अरे ये कैसे हो सकता है? अपेंडिक्स ABCD हो गया ना? नहीं, अपेंडिक्स 1 है अब एक। ठीक है, अब ये नंबर से चालू होता है ये वाला अपेंडिक्स, और ये एक ही होता है, इसमें 1 2 3 4 नहीं है। देयर इज एन अपेंडिक्स 1 बिलो एवरी इंड AS। ये इंड AS का अपेंडिक्स 1 क्या बताता है? इट टेल्स यू द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दैट इंड AS एंड द करस्पॉन्डिंग IFRS। वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट। कभी भी लाइफ में अपने को ऐसा है कि यार ये इंड AS में IFRS से क्या फर्क है, अपने को स्टैंडर्ड का लास्ट पेज पे जाके PDF पे स्क्रॉल करने का, आपको अपेंडिक्स 1 उधर दिखेगा। इट विल बी द लास्ट पेज ऑफ दैट PDF। ठीक है, स्टैंडर्ड का, बेयर स्टैंडर्ड का। मॉड्यूल में अपना लिस्टेड है एक्चुअली, मॉड्यूल में भी जस्ट जो पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये आप तो इंटर वाला पब्लिक है ना, टेस्ट और नॉलेज होता है ना, टेस्ट और नॉलेज के जस्ट पहले ICAI ने भी हर मॉड्यूल में स्टैंडर्ड के पीछे डाला है। ओके, बाय द वे ये जो डिफरेंसेस होंगे ना, इसमें मस्त से आपके ये टाइप ऑफ चेंजेस ही आएंगे। टर्मिनल वो उसमें सब लिखते हैं, टर्मिनोलॉजी चेंज, कार्व आउट, कार्व इन, रिमूवल, जो भी रहेगा वो अपेंडिक्स 1 में लिखा रहेगा, अगर उस स्टैंडर्ड में ऐसा चेंज किया है तो। ठीक है, वी आर डन विद द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी चैप्टर। अपन ने ना ये डब्बा कवर किया है, इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में एक ही और डब्बा है, कॉल्ड एज रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ICAI ने एक प्लान रोल आउट किया कि अब इंड AS तो बना लिया, बनाना तो पॉइंट था ही नहीं, पॉइंट क्या है? फॉलो करवाना लोगों से। फॉलो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब कब करेगा, उसका एक वो लोग ने मस्त ऐसा टाइमलाइन बना दिया कि आज से तू कर, आज से तू कर, आज से तू कर। ठीक है, दैट विल लर्न आफ्टर द ब्रेक। ठीक है।